हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ इस वीडियो में भी। तो इस वीडियो में गाइस आज हम VMware 7.0 के तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे। और आज इसमें देखेंगे जो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और फीचर्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपको कंपोनेंट्स जिसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में घटक बोलते हैं, और फीचर्स मतलब विशेषताएं बेसिकली। तो अगर इनके बारे में पता रहता है तो काम करना आसानी होती है। जैसे कि अगर हम सीधी सी बात करें तो कंप्यूटर की ही बात करें तो जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होता है, और प्रोसेसर होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है। तो वो सब क्या है, उसके कंपोनेंट है, फ़ैन होते हैं। तो उनके बारे में जितना आपको पता रहेगा उतना अच्छा होता है। तो वैसे ही इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम 15 फीचर्स के बारे में सीखेंगे। और इंटरव्यू में भी इन 15 में से कम पाँच पाँच चीज़ें तो ज़रूर पूछते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे VMware 7.0 और कंपोनेंट एंड फीचर्स, घटक एंड विशेषताएं। ठीक है, तो कैसे इसमें क्या है, देखिए। आप सबसे पहले तो पेन एंड पेपर ले लें और इसके नोट्स बनाएं कि आपने 15 फीचर्स में से आपने 15 फीचर के बारे में क्या क्या सीखा, कौन सा फीचर क्या क्या होता है। तो वो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। बाकी आपके ऊपर, आप कैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, आपकी मर्जी। बट तरीका यही होता है, क्योंकि स्कूल में भी हमें जब ब्लैक बोर्ड पे लिखाते थे तो हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देख के नहीं सीख जाते थे। हम अपनी कॉपी में नोट करते थे और उसको रिवाइज करते थे। वही तरीका होता है सीखने का। लेकिन शायद वो चीज़ें भूल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं मैं, एन इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स एंड फीचर्स ऑफ VMware vSphere हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स एंड हाउ दे इंटरैक्ट। बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो इसके जो कंपोनेंट्स और जो फीचर्स है, इसके बारे में हमें अगर जानकारी रहेगी तो हम क्या है, एक सूटेबल, एक बहुत ही अच्छा इंफ्रा मैनेज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। और वो कैसे काम करते हैं, जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है VMware ESXi। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहिए, फीचर कहें या कंपोनेंट कहें, है वर्चुअलाइजेशन का, VMware का। तो अगर आप VMware एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं या फिर उनकी प्रोफाइल भी देखेंगे तो उसमें लिखा ही रहता है कि आपको VMware ESXi, उसके फिर वर्जन लिखे रहते हैं कि 5.6.5 6.7, इन चीज़ों के बारे में वहाँ पर लिखा रहता है, इस पे काम किए हैं क्या या एक्सपीरियंस है कि करके। तो ये क्या होता है, देखिए, ये होती है अ वर्चुअलाइजेशन लेयर रन ऑन फिजिकल सर्वर दैट एब्स्ट्रैक्ट्स। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए उनको। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे। ये आपने एक फिजिकल मशीन खरीदी, ठीक है, एक सर्वर लेके आए, इसके ऊपर आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन किसी हाइपरवाइजर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के हेल्प से यहाँ पे मल्टीपल VM क्रिएट कर ली। वो आपका वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। आपने अपनी फिजिकल मशीन को मल्टीपल मशीन में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे आपने कोई लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए, तो वो आपका वर्चुअलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब ये फिजिकल सर्वर को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फिजिकल सर्वर की ही सारी रिसोर्स इन मशीन को जाएगी, रैम भी और प्रोसेसर भी, सारी की सारी चीज़। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अ वर्चुअलाइजेशन लेयर रन्स ऑन, ठीक है, फिजिकल सर्वर दैट एब्स्ट्रैक्ट्स रिसोर्सेस इनटू मल्टीपल वर्चुअल मशीन। ये मल्टीपल वर्चुअल मशीन पे ये रिसोर्स को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है, बांट रही है। और उसी तरीके से इसके प्रोसेसर को भी, उसकी मेमोरी को भी, और भी जो भी चीज़ है उसमें स्टोरेज, तो ये सारी की सारी वर्चुअलाइजेशन लेयर के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं इसे। तो ये सब होता है ESXi के कारण। ये होता है हाइपरवाइजर बेसिकली। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि आप यहाँ देखें, ये मेरे पास फिजिकल मशीन, ये मेरी HP की मशीन है जिसमें मैं विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। अब यहीं पे वर्चुअलाइजेशन के लिए मैंने ये VMware
वर्क स्टेशन प्रो इंस्टॉल किया है। तो ये मेरा क्या है, ESXi होस्ट है। यहाँ पे मैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ। ये मशीन दिख रही होगी आपको, ये अनेबल टू ओपन आ रहा, लेकिन ये सब हो जाएगी ओपन, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, प्लेटफॉर्म है वर्चुअलाइजेशन का, ये हाइपरवाइजर है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन कर रहा हूँ। तो ये ESXi होस्ट है मेरा बेसिकली, ये VMware वर्क स्टेशन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसी के थ्रू हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये 2 वर्चुअल मशीन, विंडोज सर्वर 2019 एंड विंडोज 10, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया ESXi होस्ट, ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ESXi जो होता है वो वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है, ठीक है। अब यहीं पे आप देखिए, यही एक फिर से एक और एग्जांपल बताने की कोशिश किया मेरा ये कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाए और चीज़ें बताई जाए, तो आप कोई ना कोई चीज़ तो याद रखोगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। तो देखिए यहाँ पे अभी यही फिर से सिंगल वर्चुअल मशीन आ गई, ये वाली। इसमें ये पूरी वर्चुअल मशीन अपना फिजिकल मशीन है ये वाला, और इसके ऊपर हमने एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लिया, और उस हाइपरवाइजर के थ्रू हमने यहाँ पे बहुत सारे OS इंस्टॉल कर लिए। तो ये क्या हो गया, ये वर्चुअल मशीन है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन। और यहाँ पे ये ESXi होस्ट यहाँ पे आ गया, इसको होस्ट बोलेंगे। इसका फुल फॉर्म भी बताया था मैंने इसमें, इलास्टिक करके, इलास्टिक स्काई। और ये जो होता है ये वर्जन को बताता है कि हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं करके हाइपरवाइजर का। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। ये पहला कंपोनेंट, इसमें 15 कंपोनेंट देखना है हमें, ठीक है, सीखना है। तो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है VMware vCenter सर्वर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज बड़ी ही स्पेसिफिक है, ये सर्वर है, ठीक है। सर्वर का काम क्या होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है बेसिकली। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो क्या होता है, एक होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं, और एक हो जाते हैं सर्वर। तो सर्वर कोई भी हो, चाहे हम लिनक्स के सर्वर कहें या फिर विंडोज के सर्वर, चाहे कोई भी सर्वर, उनका काम ही होता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। जैसे कि अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें, तो उसके लिए हमको सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इंस्टॉल करते हैं क्योंकि वो एंटरप्राइज लेवल पे हमें बहुत सारी सर्विसेज देते हैं और सेंट्रली हम मैनेज कर सकते हैं। तो वैसे ही काम ये इस सर्वर का भी है। तो इसका नाम है VMware vCenter सर्वर। तो ये क्या करता है, हमारे पास अगर 50 वर्चुअल मशीन है, ठीक है, 50 वर्चुअल मशीन है, तो उन 50 वर्चुअल मशीन को हम एक एक करके मैनेज ना करने की बजाय एक ही जगह से सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सर्वर है हमारे पास, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो आने वाले वीडियोस में मैं इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ये द सेंट्रल पॉइंट फॉर कॉन्फ़िगरिंग, प्रोविजनिंग एंड मैनेजिंग वर्चुअलाइज्ड IT एनवायरनमेंट। तो आपके पास कितनी भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन हो, आपको एक एक करके मैनेज करने की जरूरत नहीं, आप बहुत ही आसानी से vCenter सर्वर के थ्रू उनको मैनेज कर सकते हैं। और इट प्रोवाइड्स एसेंशियल डेटा सर्विसेज सच एज लाइक एक्सेस कंट्रोल, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड अलार्म मैनेजमेंट। तो ये सारे इसके क्या है, इसके भी फीचर्स हैं। अगर हम vCenter सर्वर इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट के लिए, तो हम आसानी से वहाँ की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं ऑल वर्चुअल मशीन्स की। और उसके अलावा वहाँ पे अलार्म मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक ही चीज़ नहीं होती। इसके अलावा इसमें एक्सेस कंट्रोल रहता है, डेटा सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक साइड मेरे को क्या है, एक साइड 25 वर्चुअल मशीन मुझे एक डेटा सेंटर में रखनी है, तो हम इस तरीके से एक डेटा सेंटर भी सेपरेट बना लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब हम इसमें काम करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक और ग्राफिक्स लिया है मैंने। जैसे कि यहाँ पे ये vCenter सर्वर इंस्टॉल कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक ये हाइपरवाइजर, मतलब एक ESXi होस्ट है ये। इसमें मेरे पास यहाँ पे 4 वर्चुअल मशीन है। तो इसको क्या है, ये एक होस्ट हो गया है, दूसरा होस्ट ये हो गया, ये वाला, तीसरा होस्ट ये हो गया। तो अब क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक को एक्सेस करके, ये वाले होस्ट को एक्सेस करके, फिर एक वर्चुअल मशीन को एक्सेस करके, इस तरीके से करेंगे तो काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा और काफ़ी वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सारा का सारा, ये कितनी 12 मशीन यहाँ पे दिख रही है, फिर ये 3 होस्ट, उन सबको यहाँ पे क्या है, सेंट्रली एक साथ इस vCenter सर्वर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और जो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, तो आगे देखेंगे वो।
तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो वी सेंटर सर्वर है वो क्या है, सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरिंग और मैनेजमेंट पॉइंट है। और जो VMware ESXi होस्ट के बारे में बताया था मैंने, वो क्या है, ये हाइपरवाइजर है जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने में हेल्प करता है या फिर उसको इस्तेमाल करता है। देखिए दो चीजें यहीं पे आपको बड़ी क्लियर हो गई होगी, ये ESXi होस्ट हो गया और ये हो गया वी सेंटर सर्वर। तो हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन बनाते हैं और यहाँ पे मैनेज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VMware vCenter सर्वर एंड ESXi होस्ट, तो आपको बड़े आसानी से बन जाना चाहिए कि भाई vCenter हम मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और VMware ESXi हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा इसमें कंपोनेंट देखेंगे तो वो होता है VMware vSphere क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट का बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या है, इतनी सारी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली, तो जो क्लाइंट क्या है, इनको एक्सेस करने के लिए, चाहे वो VMware ये वी सेंटर सर्वर हो, चाहे ये वाली मशीन हो, जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट करे हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमको क्या है, VMware vSphere क्लाइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम इनको नाम देते हैं, IP एड्रेस देते हैं, उनके थ्रू हम इनको यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, इनका इंटरफेस, और तब जाके हम काम कर पाते हैं। तो ये वही चीजें हैं, एन इंटरफेस दैट इनेबल्स यूजर्स टू कनेक्ट रिमोटली टू vCenter सर्वर और ESXi फ्रॉम एनी विंडोज PC। तो हमने vCenter सर्वर इंस्टॉल कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया और ESXi को इंस्टॉल कर लिया। अब उन्हें उनका इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के लिए भी हमें इंटरफेस चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी इंटरफेस चाहिए। ठीक है, इंटरफेस मतलब जैसे मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, तो ऐसे ही हमें उन मशीनों का भी, उन सर्वर का भी कंट्रोल चाहिए। तो हम ये क्लाइंट इंस्टॉल कर लेते हैं और उनके IP एड्रेस, यूजर नेम को एंटर करते हैं तो हमें इंटरफेस मिल जाता है। फिर यहाँ से हम आसानी से उन पर काम कर सकते हैं। आई होप कि बड़ा ही सिंपल तरीके से बताया कि जो क्लाइंट होते हैं वो रिमोटली vCenter सर्वर और ESXi होस्ट को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट होता है चौथे नंबर का, वो होता है VMware vSphere वेब क्लाइंट। तो वेब क्लाइंट क्या है, आपको वेब से ही पता चल जाएगा कि जो वेब से रिलेटेड चीजें जो रहती है वो क्या रहती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एक्सेस कर सकते हैं उनको हम वेबसाइट के जैसे एक्सेस करना, सिंपल लैंग्वेज में, और उसको मैं क्लैरिटी देके बोलूँ तो यही है कि देखिए, a web interface that enables users to connect remotely to vCenter server from a variety of web browsers and operating system। तो हम कोई भी ब्राउजर से और ऑपरेटिंग सिस्टम से इस तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके, क्रोम पे जाके हमारा यहाँ पे नाम देंगे और IP एड्रेस देंगे और यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे लॉग इन इंटरफेस मिल जाता है। तो ये होता है किस पे, वेब ब्राउजर पे। और ये वाले पे क्या है, हमको जो क्लाइंट था, ये वाला क्लाइंट, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं। आई होप इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेब क्लाइंट मतलब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सर्वर को और ESXi होस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, और ये वाला जो क्लाइंट रहता है इसको इंस्टॉल करना पड़ता है मशीन पे। तो इनमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं 5th नंबर का। तो गाइस, VMware vSphere SDKs। तो SDKs का काफी यहाँ पे इस्तेमाल होता है वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये एक तरीके से हमें हेल्प करता है, मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में अभी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है। तो गाइस, यहाँ पे एक फीचर होता है, feature that provides a standard interface for VMware and third party solution to access VMware vSphere। तो ये क्या है, बेसिकली अगर आप VMware को कुछ ऐसी जगह पे या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करना चाहते हैं जहां पे आपके पास में विंडोज नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, आई शुड से कि वेरी सिंपल, आप अगर लिनक्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो उस वक्त हमें क्या है, ये SDKs काफी हेल्पफुल होता है। इनकी मदद से हम इनको नॉन विंडोज प्लेटफॉर्म पे भी एक्सेस कर पाते हैं VMware vSphere को। ये इनका काम होता है। तो और देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एडिशनली यूजर्स कैन एक्सेस द डेटा सेंटर थ्रू क्लाइंट मशीन।
तो जैसे कि क्लाइंट मशीन, कैसी मशीन पे भी मैं अब विंडोज को छोड़ दीजिए, मान लीजिए मेरे पास विंडोज सर्वर नहीं है और विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसी मशीन होती है, जैसे कि वो लोग कमांड इस्तेमाल करते हैं, मशीन दैट यूज कमांड लाइन इंटरफेस एंड SDKs फॉर ऑटोमेटेड मैनेजमेंट। तो ये कुछ SDK जो सर्विस है हमारे पास या यूटिलिटी है, आप जो भी कह सकते हैं, वो अगर कोई मशीन इस्तेमाल कर रही तो उस पर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, VMware vSphere को। तो ये हमें एक तरीके से क्या है, थर्ड पार्टी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आप नॉन विंडोज प्लेटफॉर्म पे भी इसको एक्सेस कर सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। अब इसमें देखिए नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है या फीचर है, तो वो होती है vSphere वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम। ठीक है, तो यस, अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी चीज हो तो उसका एक पर्टिकुलर फाइल सिस्टम होता है। तो जब हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो वो एक फाइल के रूप में जाके स्टोर होती है। तो देखिए ये होता क्या है बेसिकली, ये होती है अ हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर फाइल सिस्टम फॉर ESXi वर्चुअल मशीन। तो जो भी हम ESXi पे जो वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसकी ये क्लस्टर फाइल होती है। ठीक है तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने ये यहाँ पे ESXi होस्ट जो हमारा रहेगा हाइपरवाइजर, तो यहाँ पे अगर हम कोई वर्चुअल मशीन कर रहे हैं तो क्रिएट कर रहे हैं तो वो VMFS फाइल बनाएगी और हम उसको कहीं एक लोकेशन पर रखना पड़ता है, तो उसका फाइल का एक्सटेंशन ये होगा। तो गाइस उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से एक और फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं SMP। ठीक है, SMP बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पे, और इसका फॉर्म होता है सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेस। तो ये क्या करता है, ये हम इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है। देखिए इट इनेबल्स, ये क्या करता है, इट इनेबल्स अ सिंगल वर्चुअल मशीन टू यूज मल्टीपल फिजिकल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक वर्चुअल मशीन है, ये एक वर्चुअल मशीन, तो हम यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास 4 प्रोसेसर है, तो ये एक साथ 4 प्रोसेसर को साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है। ये इसका काम होता है vSphere वर्चुअल SMP का। ठीक है, सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेस। अब इसमें देखिए इसके इसके फायदे क्या हैं, ये और इसके बारे में देखें तो ये क्या होता है, ये एड ऑन मॉड्यूल फॉर ESX सर्वर है ये, और ये क्या करता है, अलाउ सिंगल वर्चुअल मशीन टू स्पैम 2 प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर। इसके बेनिफिट क्या है, अगर हम एक मशीन को या एक सिस्टम को मल्टीपल प्रोसेसर दे देंगे तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये देखिए इंक्रीज्ड वर्चुअल मशीन परफॉर्मेंस। उसके बाद में और इसके फायदे देखें तो ये क्या होता है, मूव मोर इंटेंसिव वर्कलोड इनटू वर्चुअल मशीन एंड मीट रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन डिजाइन फॉर 2-way सिस्टम्स एंड डेवलप एंड टेस्ट एप्लीकेशन इन ड्यूअल प्रोसेसर एनवायरनमेंट। तो अभी मान लीजिए हमने कुछ एक बनाया है कोई एप्लीकेशन, तो उसको चेक करना है कि भाई ये 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर प्रोसेसर पे चलेगा कि नहीं चलेगा, और 64 में चलेगा नहीं चलेगा, तो वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं आराम से हम एक ही वर्चुअल मशीन पे। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल होता है। आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सारा कॉन्सेप्ट। तो आगे जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे ये कॉम्पेटेबल भी होता है, कॉम्पेटेबल विथ ड्यूल कोर एंड हाइपर थ्रेडेड प्रोसेसर्स। तो गाइस यही है वर्चुअलाइजेशन के फायदे, हम किसी भी चीज को मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो है कंपोनेंट या फीचर, वो है वी मोशन। ठीक है, vSphere वी मोशन। तो ये क्या होता है, आपको मोशन से ही पता होना चाहिए कि ये कुछ मूविंग जैसी चीज है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली। तो वैसे ही है ये। देखिए अगर हम vSphere वी मोशन की बात करें तो इट इनेबल्स, और ये इनेबल्स द माइग्रेशन ऑफ पावर्ड ऑन वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन फिजिकल सर्वर टू अनदर विद जीरो डाउन टाइम एंड कंटिन्यूस सर्विस अवेलेबिलिटी एंड कंप्लीट ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी। देखिए इसका फायदा क्या होता है, बड़ा ही सिंपल।
मान लीजिए आपके पास में एक सर्वर ये है, ठीक है, ये एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है। तो आपने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करी और एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करी। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी ये जो वर्चुअल मशीन है आप इसको इस सर्वर से उठा के इधर रखना चाहें, तो इसको वी मोशन के थ्रू हम आसानी से मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे हमको ये वर्चुअल मशीन अगर रन भी हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे शट डाउन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और आप मूव भी कर लेंगे तो वहाँ कोई डाउन टाइम नहीं आता है और अवेलेबल रहेगी। जैसे डाउन टाइम ही नहीं है तो आपकी अवेलेबिलिटी अवेलेबल रहेगी, आपकी मशीन, आपका डेटा, सब कुछ जो भी है वो अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये वर्चुअल मशीन को, पावर्ड ऑन वर्चुअल मशीन को, चालू मशीन को एक फिजिकल सर्वर से दूसरे पे ले जाने पे, मूव करने पे हेल्प करती है, या हम उसको उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए, पावर्ड ऑन वर्चुअल मशीन को, वी मोशन। वैसे ही क्या है, वी मोशन के अलावा एक और आता है यहाँ पे VMware स्टोरेज वी मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, अब इसमें इसका भी काम वही है, ये भी वी मोशन है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड आ गया है, स्टोरेज। तो इस स्टोरेज को समझना चाहिए आपको कि स्टोरेज मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो वी सेंटर सर्वर रहता है उसमें हम क्या है, डेटा स्टोर बनाते हैं, ठीक है, डेटा स्टोर बना लेते हैं और वो आपको मैं सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो इसमें क्या होता है, ये भी माइग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। डेटा स्टोर मतलब आपको मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये आपके पास एक दो आपने हाइपरवाइजर यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। तो ये सेपरेट है। जब आप वी सेंटर सर्वर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये दो हाइपरवाइजर को एक डेटा सेंटर पर डाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम X है और इसका नाम Y है, या होस्ट 1 या होस्ट 2। तो जब ये हम यहाँ पे आ जाएंगे वी सेंटर सर्वर पे तो इसको एक डेटा स्टोर बना लेंगे। तो उसी तरीके से मान लीजिए और आपके पास एक और डेटा सेंटर है, तो आप चाहते हैं कि आपकी कुछ वर्चुअल मशीन या फाइल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, तो उस टाइम पे हम ये वाला फीचर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, वी स्पेयर स्टोरेज वी मोशन। तो अभी देखिए यहाँ पे, अभी मैंने क्या बताया था पिछले वाले में जिसमें हमने देखा वी स्पेयर वी मोशन, उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें वर्चुअल मशीन को मूव कर रहे थे, ठीक है। देखिए फिर से बोलता हूँ इसको मैं, इनेबल्स द माइग्रेशन ऑफ पावर्ड ऑन वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन फिजिकल सर्वर टू अनदर, ठीक है, वन से दूसरे पे वर्चुअल मशीन। यहाँ पे देखिए इन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं। अब जब इस पे आ गया हम कुछ पे स्टोरेज वाले पे, तो देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए आप, इनेबल्स द माइग्रेशन ऑफ वर्चुअल मशीन फाइल्स। यहाँ पे फाइल्स आ गई क्योंकि वर्चुअल मशीन जो क्रिएट होगी उनकी कुछ फाइल बनेगी, कुछ किसी ना किसी फाइल फॉर्मेट में सेव होती है। अभी मैंने पिछले ही बताया था कि VMFS इसका फाइल सिस्टम है। तो उन फाइल सिस्टम को वन डेटा स्टोर से अनदर डेटा स्टोर पे ले जाना का अगर हमको काम करना है, मूव करने का, तो उसके लिए हमको VMware स्टोरेज वी मोशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, you can place the virtual machine and all its disk in single location or select separate location for the virtual machine configuration file, and each virtual disk, the virtual machine remains on the same host during storage vMotion। तो आप यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो वर्चुअल मशीन की फाइल है उसको मूव करने के लिए हम VMware vSphere स्टोरेज vMotion का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, मान लीजिए ये इसकी अब एक वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट करे, यहाँ पे रखा था, ये एक डेटा स्टोर है, तो यहाँ से हम VMS फाइल को मूव कर सकते हैं दूसरे लोकेशन पे। और ये आपकी वर्चुअल मशीन्स है, ये हाइपरवाइजर है। तो गाइस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वी मोशन सिर्फ वर्चुअल मशीन को मूव करने के लिए, स्टोरेज मोशन क्या होता है, वी मोशन वो होता है फाइल्स को मूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं इसमें, और अगर आप देखेंगे तो इसमें माइग्रेशन माइग्रेशन विद स्टोरेज वी मोशन लेट यू मूव द वर्चुअल मशीन डिस्क और कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ वर्चुअल मशीन टू अ न्यू डेटा स्टोर while the virtual machine is running। तो यहाँ पे भी क्या है, वर्चुअल मशीन रन होती रहेगी, डाउन टाइम नहीं आएगा। आप एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर पे जो वर्चुअल मशीन डिस्क बनती है उनको मूव कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल मूव कर सकते हैं, डाउन टाइम नहीं आएगा। और देखिए इसके फायदे क्या हैं। माइग्रेशन विथ स्टोरेज वी मोशन इनेबल्स यू टू मूव अ वर्चुअल मशीन स्टोरेज without any interruption in the availability of the virtual machine। वही है
कि ये बैकग्राउंड में मूव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई चीज़ डाउन नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन एक्सेस होते रहेगी, डेटा एक्सेस होते रहेगा, बट ये काम बैकग्राउंड में चलते रहेगा, हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, इसमें आगे का देखेंगे, इसमें वो है हाई अवेबिलिटी। 10th नंबर का हम बात करें यहाँ पे फीचर की या फिर कंपोनेंट ऑफ VMware vSphere, तो वो आ जाता है हाई अवेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें और बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही शानदार है। तो देखिए इसका क्या होता है, अ फीचर दैट प्रोवाइड्स हाई अवेबिलिटी फॉर वर्चुअल मशीन। हाई अवेबिलिटी क्या होता है, मतलब 0% चांसेस है आपके डाउन टाइम के, किसी भी चीज का फेलियर का, ठीक है। उसका मतलब होता है हाई अवेबिलिटी। आप कह रहे हैं 24/7 अप मीन्स 24/7 अप, ये हाई अवेबिलिटी का मतलब होता है। तो ये कैसे होता है, देखिए इफ वन सर्वर फेल्स affected virtual machines are restarted on another available server that have spare capacity। तो इसमें क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे इसको कॉन्फ़िगर करते टाइम। तो यहाँ पे क्या है, जब हम इसका सारा मतलब जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, सारी चीज इनेबल रहती है। मान लीजिए हम जब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमने हाई अवेबिलिटी इनेबल कर दिया, तो उससे क्या होता है एक, अब देखिए यहाँ पे इसको समझने आसानी से समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक क्लस्टर बन जाता है VMware vSphere हाई अवेबिलिटी क्लस्टर। ये पूरा एक क्लस्टर है। इस क्लस्टर के अंदर क्या हो जाता है, जैसे कि आपके पास ये 3 होस्ट है, यहाँ पे एक होस्ट ये, ठीक है, दूसरा ये और ये तीसरा ये। तो जब हम यहाँ पे एक क्लस्टर बना लेते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। अब ये वर्चुअल मशीन बाय मिस्टेक कुछ वेरी रेयर केस में ये फेल हो गई, या ये पूरा ये होस्ट ही फेल हो गया। जब हाई एबिलिटी हम क्रिएट कर लेते हैं तो होता क्या है, जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हुई है उसकी एक कॉपी इधर भी जाती रहती है, उसके जो क्लस्टर मेंबर सर्वर होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, मान लीजिए अगर ये फेल हो गई है तो विदाउट एनी डाउन टाइम आपको सेम एप्लीकेशन सेम फ्रॉम सेम वर्चुअल मशीन जो इसकी कॉपी रहेगी, इंस्टेंट कॉपी, वो इधर से मान लीजिए अगर कोई सर्वर ये वाला सर्वर पे ज्यादा लोड नहीं है, ठीक है, तो अगर ये लोड नहीं है तो इमीडिएटली वो आपको एप्लीकेशन वो वर्चुअल मशीन यहां से ऑन हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हाई अवेबिलिटी काम करता है, ठीक है। तो ये वहां पे एक चीज ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना होता है कि ज्यादा कैपेसिटी फ्री कैपेसिटी कौन से सर्वर पे है उस वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए। तो जिस पे ज्यादा कैपेसिटी रहेगी वो सर्वर उस वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर देगा, उस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर देगा। तो ये हाई अवेबिलिटी होता है। तो फिर से अगर देखिए यहाँ पे, इफ अ सर्वर फेल्स अफेक्टेड वर्चुअल मशीन आर रीस्टार्टेड ऑन द अवेलेबल सर्वर्स दैट हैव स्पेयर कैपेसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाई अवेबिलिटी का। आप अगर आपका एक डाउन हो गया तो दूसरी जगह से आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमको क्लस्टर बनाना पड़ता है, तो वो आपको सिखाऊंगा मैं जरूर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट आ जाता है DRS, ठीक है। DRS का फुल फॉर्म होता है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें DRS का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर। तो इसका काम क्या है, 3 चीजें हैं यहाँ पे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना, रिसोर्स मतलब जो भी रिसोर्स है हमारे पास, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह वगैरह, और शेड्यूलर मतलब शेड्यूल करने का काम कोई चीज को। तो यहाँ पे एक एक चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इसका काम क्या होता है, एलोकेट मतलब एलोकेशन एंड बैलेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी डायनेमिकली अक्रॉस कलेक्शंस ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर अ वर्चुअल मशीन। तो इसका काम क्या होता है, जैसे कि हमने एक फिजिकल मशीन पे 4-5 ये क्रिएट कर लिए वर्चुअल मशीन, तो वहां पे उनका जो मैनेजमेंट है, लाइक कि किसी वर्चुअल मशीन को कितनी रैम की जरूरत है, कितना हार्ड डिस्क का जरूरत है, कहाँ पे फ्री है, अगर किसी को ज्यादा की जरूरत पड़ रही है और किसी पे कम है, ठीक है। मान लीजिए ये दो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट करे, किस पे, ये एक फिजिकल मशीन पे, ये मेरी फिजिकल मशीन, तो ये VM1 दे दिया मैंने, ठीक है, ये VM2 हो गई, VM2। तो अभी मान लीजिए क्या है, इस मशीन पर थोड़ा ज्यादा लोड पड़ रहा है और इस मशीन पे कुछ फ्री रैम है, तो वो यहाँ से इसको एडजस्ट कर देगा इसके साथ में। ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर का।
एंड ये फीचर किस में आया था, देखिए दिस फीचर इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटेड पावर मैनेजमेंट, जिसे डीपीएम बोलते हैं। तो ये उसमें आया था, उससे क्या होता था, काफी ज्यादा हम पावर कंजम्पशन को कम कर पाते थे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि दैट इनेबल्स द डेटा सेंटर टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स पावर कंजम्पशन। तो क्या है, जो फालतू का पावर अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको जितना चाहिए उतना ये प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को, और जो अगर फ्री रखा हुआ है, अनयूज्ड रखा है, तो वो दूसरी मशीन के साथ में शेयर कर देता है। जैसे ही उस जो जहां से शेयर कर रहा है उस मशीन को जरूरत पड़ती है तो फिर वो चेक करता है कि कहीं अवेलेबल है क्या। अगर कहीं अवेलेबल नहीं होता है तो सारी की सारी वर्चुअल मशीन पे फिर एक बैलेंस बनाता है। ये काम होता है vSphere डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर का। आगे बढ़ेंगे, आगे का जो 12 नंबर का कंपोनेंट है, फीचर है, वो है vSphere स्टोरेज DRS। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक वर्ड आ गया है स्टोरेज। तो इसमें देखिए दिस फीचर इंक्लूड्स मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्पेस एंड दैट रिस्क ऑफ इनपुट आउटपुट बोटलनेक स्लोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्चुअल मशीन। तो अब यहाँ पे क्या है, रिसोर्स का स्टोरेज करके एक पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दूसरी चीज क्या करते रहता है, ये चेक करते रहता है कि किसी मशीन पे लाइक फ्री स्पेस मतलब स्पेस खत्म तो नहीं हुआ है, या फिर किसी वर्चुअल मशीन पे अगर फ्री स्पेस पड़ा है तो उसके साथ एडजस्ट कर देता है जिसको जरूरत होती है। ऑटोमेटिक काइंड ऑफ थिंग है। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे पास सी ड्राइव में, ये इस फिजिकल मशीन की बात करते हैं, इसी पे, या फिर इसको वर्चुअल मशीन कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर सी ड्राइव का स्पेस खत्म हो रहा है तो ये क्या करेगा, वहां पे अगर सी ड्राइव का स्पेस खत्म हो रहा है तो मेरी मशीन हैंग होगी, बराबर चलेगी नहीं। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, उसको मैनेज करते रहता है, एडजस्ट करने का काम, मतलब किधर पे फ्री स्पेस है क्या करके उसको चेक करेगा, है तो इधर पे एडजस्ट करेगा ताकि हमारा जो वर्चुअल मशीन है उसका परफॉर्मेंस कम ना हो, बोटलनेक ना लगे। तो इस तरीके से ये स्टोरेज का, इसमें खास करके स्टोरेज को चेक करते रहने का काम होता है। ठीक है, किसी भी मशीन की, वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क, सी ड्राइव स्पेशली कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो चलेगी नहीं, रन ही नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, 13th देखेंगे, ये होता है फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, तो फॉल्ट टॉलरेंस और हाई एबेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है vSphere के। तो जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि इसमें हाई एबेबिलिटी पे, उस पे क्या हो रहा था, एक सर्वर अगर फेल हो रहा था तो दूसरे वाले से वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट हो जा रही थी। ठीक है, वैसे ही ये भी है। तो इसमें भी क्या है, ये भी अबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस अबेबिलिटी बाय प्रोटेक्टिंग वर्चुअल मशीन विद अ कॉपी। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे था हाई एबेबिलिटी पे, तो ये भी क्लस्टर जैसा ही है। ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं, यही बैकअप मिलेगा हमें, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला था कि एक कॉपी इधर पे भी जाएगी, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज यहाँ पे भी होगी। ठीक है, बट इसको देखिए थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं मैं। प्रोवाइड्स कंटिन्यूस अबेबिलिटी बाय प्रोटेक्टिंग अ वर्चुअल मशीन विद अ कॉपी। तो यहाँ पे हम जब फॉल्ट टॉलरेंस बनाते हैं तो इसका इंस्टेंट कॉपी इनेबल करते हैं जब, तो ये क्या होता है, इंस्टेंट एक कॉपी दूसरे वाले एक कहना चाहिए दूसरी लोकेशन पे किसकी एक कॉपी जनरेट हो जाती है। जो भी हम काम कर रहे हैं वो इंस्टेंट इधर पे बनती रहती है उस वर्चुअल मशीन की। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए प्रोटेक्टिंग अ वर्चुअल मशीन विद अ कॉपी व्हेन दिस फीचर इज इनेबल्ड फॉर अ वर्चुअल मशीन। ये हम एक वर्चुअल मशीन पे इनेबल करते हैं। ठीक है, और जो फॉल्ट टॉलरेंस ये था हाई एबेबिलिटी हम इनेबल करते हैं इस पे क्लस्टर पे, लाइक होस्ट बाइस। ठीक है, मान लीजिए एक होस्ट है, ये होस्ट है, तो इसका क्लस्टर बना देते हैं। उस पे हम पर होस्ट या ऑन होस्ट हम हाई एबेबिलिटी इनेबल करते हैं, और फॉल्ट टॉलरेंस हम वर्चुअल मशीन पे इनेबल करते हैं। तो देखिए व्हेन दिस फीचर इज इनेबल्ड फॉर अ वर्चुअल मशीन, अ सेकेंडरी कॉपी ऑफ द ओरिजिनल और प्राइमरी वर्चुअल मशीन इज क्रिएटेड। तो जो भी काम हम यहाँ पे करेंगे, इंस्टेंट एक कॉपी इधर पे जनरेट होगी, इसकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस का फायदा है। अब इससे होता क्या है, ऑल
action completed on the primary virtual machine are also applied to the secondary virtual machine. तो जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ डिलीट भी कर रहा हूँ तो इंस्टेंटली यहाँ पे डिलीट होगा. ये इसका काम करने का तरीका है फॉल्ट टॉलरेंस का. और इफ द प्राइमरी वर्चुअल मशीन बिकम्स अनअवेलेबल, द सेकेंडरी वर्चुअल मशीन बिकम्स एक्टिव इमीडिएटली. यहाँ पे क्या है, इमीडिएटली ये एक्टिव हो जाएगी, लेकिन जो हाई अवेलेबिलिटी थी यहाँ पे क्या होती है, वो वर्चुअल मशीन दूसरे होस्ट से रीस्टार्ट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे रीस्टार्ट होना मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक कहना चाहिए थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि यहाँ पे रीस्टार्ट हो रही है. लेकिन जो फॉल्ट टॉलरेंस है यहाँ पे बिल्कुल भी डाउन टाइम नहीं होता और हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो अवेलेबल हो जाती है कॉपी उसकी. तो दोनों में इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी. तो इन हाई अवेलेबिलिटी देयर विल बी लिटिल बिट डाउन टाइम because it is a restart of virtual machine, but in case of fault tolerance यहाँ पे क्या है, it is a copy of virtual machine, so there is no downtime in this, and machine it will be just like a shadow copy of your primary virtual machine, so there is no downtime in this. Only concern difference between, अगर हम बात करते हैं fault tolerance and high availability, तो वहां पे सिर्फ जरा सा डाउन टाइम होता है और यहाँ पे डाउन टाइम नहीं होता है. ठीक है, बाकी दोनों के दोनों इसीलिए है हाई अवेलेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वर्चुअल मशीन जो भी है वो हमको कंटिन्यूसली अवेलेबल होना चाहिए. दोनों को अप्लाई करने की जगह अलग अलग होती है, लेकिन इंटेंशन सेम होता है. आगे बढ़ते हैं गाइस, 14 नंबर का देखते हैं एक और फीचर इसमें. फिर ये सेकंड लास्ट फीचर है, उसके बाद में एक और फीचर 15 है. तो बहुत सारी चीजें, लेकिन कॉन्फ़िगर करते टाइम भी बताऊंगा मैं. इसमें सिर्फ 15 फीचर जो मेन है, अगर आपको इतना पता चल गया तो आप वर्चुअलाइजेशन आराम से सीख सकते हैं. और देखिए इसमें है vSphere डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. तो स्विच क्या होती है, जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल इंफ्रा की बात करते हैं. ठीक है, अब मैं वर्चुअल से थोड़ा हट गया. फिजिकल इंफ्रा मतलब ये एक सर्वर रूम बना रहा हूं मैं मेरे घर पे. ठीक है, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, केबल चाहिए और यहाँ पे स्विच चाहिए, L2 स्विच चाहिए, फिर L3 स्विच चाहिए. ठीक है, तो ये स्विच है फिजिकल इंफ्रा पे. तो वैसे ही वर्चुअल इंफ्रा पे भी हमें स्विच की जरूरत पड़ती है. मान लीजिए मेरे पास अभी एक 4 मैंने वर्चुअल मशीन बनानी है. ठीक है, तो 4 वर्चुअल मशीन को किसी न किसी स्विच से तो कनेक्ट करना पड़ेगा कनेक्टिविटी के लिए, जब तो 4 वर्चुअल मशीन एक नेटवर्क पे कम्युनिकेट हो पाएगी. तो अब इस पे हमें क्या है, यहाँ पे 2 तरीके की स्विच मिलती है VMware पे. एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच होती है, दूसरी होती है स्टैंडर्ड स्विच. ठीक है, तो दोनों में भी हमको थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के बारे में देखिए, इसमें क्या है, अ वर्चुअल स्विच दैट कैन स्पैम मल्टीपल होस्ट इनेबलिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ ऑनगोइंग नेटवर्क मेंटेनेंस एक्टिविटी एंड इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए. कौन सा, स्पैन मल्टीपल ESXi होस्ट. ESXi होस्ट क्या होते हैं, जिसपे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो इस पे मल्टीपल होस्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं. यही डिफरेंस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और स्टैंडर्ड स्विच में. स्टैंडर्ड स्विच में सिर्फ एक होस्ट होता है एक स्विच पे, लेकिन हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पे मल्टीपल होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारा उससे क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वर्कलोड को रिड्यूस कर सकते हैं. एंड इसमें देखिए, दिस इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इनेबल वर्चुअल मशीन टू मेंटेन कंसिस्टेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एज दे माइग्रेट अक्रॉस मल्टीपल होस्ट. करेक्ट. तो बहुत ही ये डिपेंड करता है आपका इंफ्रा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है. वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये एक होस्ट ये हो गया. ठीक है, एक होस्ट पे आपको बहुत सारी चीजें हैं. इसमें आपने 2 लैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या 3-4 लैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कितने लग रहे हैं वैसा कुछ है यहाँ पे. और दूसरा होस्ट ये है, तीसरा होस्ट ये है. तो इन पे क्या है, आप आसानी से अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इनको सेपरेट भी रख सकते हैं, इंट्रा कम्युनिकेशन भी करा सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल होस्ट को सिंगल ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है, वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. इस पे आपने इसको भी कनेक्ट कर लिया, इसको भी कनेक्ट कर लिया, इसको भी कनेक्ट कर लिया. तो अब ऐसा क्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी आसानी से मैनेज हो जाएगा. अब मान लीजिए इधर ही इधर कम्युनिकेशन करना है इन्हीं वर्चुअल मशीन को, तो वो इधर ही इधर करती रहेगी, वो लोड
इधर पे नहीं आएगा, इस ट्रैफिक पे नहीं आएगा। अब मान लीजिए इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, ये वाले को, तो उस कंडीशन में क्या है, इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, मान लीजिए इन दोनों को, तो इस पे लोड नहीं आएगा, वो इधर से इधर ही अपना जो ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन है, वो इधर इधर करा देती है। तो ये फायदे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के, इसमें हम मल्टीपल होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया मैंने कि स्टैंडर्ड पे सिर्फ एक ही रहेगा, एक स्विच पे। जैसे इतने सारे ये होस्ट है तो इस होस्ट पे हम सिर्फ एक ही स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, और इसी के अंदर जितनी वर्चुअल मशीन रहेंगी वो कम्युनिकेट करती हैं। अब उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे, इंस्टॉलेशन के टाइम पे, डिटेल पे। अब यहाँ पे जो लास्ट मैंने यहाँ पे फीचर लिया आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो होता है होस्ट प्रोफाइल। होस्ट प्रोफाइल क्या होता है, ये भी बहुत आसान, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। होस्ट प्रोफाइल क्या होता है, देखिए, इट इज़ अ फीचर दैट सिंप्लीफाइज होस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट थ्रू यूजर डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे हम क्या है, कुछ पॉलिसी जैसा क्रिएट कर लेते हैं जो हम डिफाइन करते हैं कि भाई मुझे एक वर्चुअल मशीन बनानी है, उसमें 3 GB रैम होना, 40 GB हार्ड डिस्क होना, 5 उसमें लैन पोर्ट होना। इस तरीके से एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसी वर्चुअल मशीन चाहिए। अब मैंने एक वर्चुअल मशीन बना ली, इसमें साथ ही साथ उसमें कुछ और पॉलिसी लगा दी मैंने, लाइक फायरवॉल पे, कि फायरवॉल पे कुछ पोर्ट इनेबल कर दिए, कुछ डिसेबल कर दिए। तो वो उस तरीके की पॉलिसी बना ली मैंने, ठीक है। तो अब ये क्या है, और एक मशीन भी मैंने डिप्लॉय कर ली। अब उसका मैं एक कुछ टेम्पलेट जैसा बना लेता हूँ। तो अब मान लीजिए उस कंडीशन में वो टेम्पलेट का इस्तेमाल क्या हो गया कि इनकेस मुझे इमीडिएटली 500 वर्चुअल मशीन बनाने का रिक्वायरमेंट आ गया, तो मैं उस टेम्पलेट को, उस ब्लूप्रिंट को, या फिर ये होस्ट प्रोफाइल जो मैंने बनाया है, इसको इस्तेमाल करके इमीडिएटली मैं उतनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें मेरे को सारा का सारा सेम कॉन्फ़िगरेशन की नेटवर्किंग मिल जाएगी, स्टोरेज मिल जाएगी, एक एक करके मशीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है, हम बना के रखते हैं ना फाउंडेशन। पहले घर बनाने से पहले पूरा डिजाइन बनाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो होस्ट प्रोफाइल होती है। इसके बाद में द होस्ट प्रोफाइल पॉलिसी ऑल्सो मॉनिटर compliance टू स्टैंडर्ड होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, और मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं उसमें डेटा सेंटर के अक्रॉस क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा करके, एज इट जैसा हमने कॉन्फ़िगर किए हैं, जो हमें चाहिए था वैसा है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए, होस्ट प्रोफाइल रिड्यूसेस द manual steps that are involved in configuring a host and can help maintain consistency and correctness across the data center. Yes, आपने जैसा डिफाइन करके एक मशीन बनाया है, उसका कॉपी बनाया है, वही कॉपी को आप डिप्लॉय कर देंगे तो वो एज इट इज ही डिप्लॉय होगी, उसमें कोई प्रोसेसर नहीं बढ़ सकता, कोई रैम नहीं बढ़ सकती। तो वही है कि इजी मैनेजमेंट हो जाता है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस वगैरह के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये बनाएंगे हम, सीखेंगे। तो गाइस यहाँ पे अब एक और देखिए, इसमें क्या होता है, होस्ट प्रोफाइल्स आर ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ vSphere ऑटो डिप्लॉयड। वही चीज़ मैंने बोला, मान लीजिए हमने एक वर्चुअल मशीन आज बना ली और उसी को हम ऑटो डिप्लॉय कर सकते हैं कि भाई मेरे को इतनी वर्चुअल मशीन, आप खुद ब खुद डिप्लॉय हो जाए, खुद ब खुद वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाए सेम कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये बहुत ही आसान है, इसीलिए वर्चुअलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग तो इसी पे चल रही है। वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग का बैकबोन है। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में हम वर्चुअलाइजेशन नहीं देखते हैं या इस्तेमाल नहीं होता है तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग टिकेगी ही नहीं, बने रहेगा ही नहीं, कुछ दरासा ही हो जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, अजूर, AWS और जो भी है वो बगैर वर्चुअलाइजेशन के नहीं चल सकते। वहाँ सारा वर्चुअलाइजेशन ही चल रहा है, यही जैसे ऑटो डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं। तो गाइस यहाँ पे आज इस वीडियो में हमने आपके साथ 15 कंपोनेंट फीचर्स को शेयर किया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें, मेरा गारंटी है कि आपको 80% तो चीज़ें पता चली होगी। और आपने अगर नोट किया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो फिर से नोट करिए। अगला वीडियो जो रहेगा आपको मैं बताऊंगा कि फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ vSphere का डेटा सेंटर अगर हम बना रहे हैं तो उसकी फिजिकल टोपोलॉजी कैसी होती है, एक डिज़ाइन कैसे बनता है। तो उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा आपको, और वो काम है चैनल को सब्सक्राइब
और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और टिल देन बाय बाय।